नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, इस पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर रासायनिक समीकरण को मैंने शाब्दिक अर्थ में लिख रखा है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट बनाते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट बनाते हैं। जब इस समीकरण को हमने संकेत के रूप में लिखा तो जिंक जो सॉलिड अवस्था में रहता है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल लिक्विड फॉर्म में रहता है, इसलिए इसको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से प्रदर्शित करते हैं। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जिंक सल्फेट। और सह उत्पाद के रूप में कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जब किसी भी रासायनिक समीकरण में कोई गैस अगर बाहर निकल रही है तो उसे तीर के निशान को ऊपर की ओर करके प्रदर्शित किया जाता है, ऊपर एरो बनाकर उसे प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड पर तत्व या यौगिक उपस्थित रहते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है, और जो राइट हैंड साइड तीर के निशान के या हमारे राइट हैंड साइड पर जो नई चीज़ बनती है उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी कि अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं और उत्पाद राइट हैंड साइड पर होता है। इसी के साथ रासायनिक समीकरण में हम और चीज़ों को देखते हैं इसी के साथ। जैसे कि जो तीर का निशान ऊपर मैंने आपको बताया था, उस स्थिति को कहते हैं गैस का निकलना। जब किसी भी रासायनिक समीकरण में कोई गैस बाहर निकलती है तो उसे ऊपर तीर के निशान से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर तीर का निशान नीचे की ओर बना हुआ है तो इसका मतलब होता है अवक्षेप बनना। अवक्षेप का मतलब होता है कचरा वगैरह बनना, जो किसी काम की कोई चीज़ नहीं होती उसको बनना, उनको से कहेंगे ठोस रूप में कोई चीज़ प्राप्त होना, उसे कहेंगे अवक्षेप का बनना। जब किसी रासायनिक समीकरण में किसी तत्व या यौगिक के नीचे एस लिखा जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो ठोस अवस्था में, जैसे यहाँ पर मैंने जिंक में लिखा है। ठीक उसी प्रकार कहीं पर अगर जी लिखा है तो इसका मतलब होता है वो गैसीय अवस्था में, जैसे मैंने हाइड्रोजन के पास में जी लिखा है। और अगर कोई एल लिखा है वहाँ पर तो इसका मतलब वो लिक्विड फॉर्म में, द्रव अवस्था में, जैसा मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल के पास में लिखा है। अब आ जाती है लास्ट बात। जैसे ए क्यू अगर कहीं पर लिखा है, ये ए क्यू, इसका मतलब होता है जलीय घोल। यानी कोई भी पदार्थ का घोल जब हमें जलीय अवस्था में प्राप्त हो रहा है तो उस कंडीशन में हम जलीय घोल को ए क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होता है एक्वायरस। अब इसका एक और उदाहरण देखते हैं हम। जब लोहे को नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, ये हम सबको पता है। रासायनिक समीकरण है एक प्रकार की, या यूँ कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के रूप में भी हमने इसको पढ़ा है, उसे अब समीकरण के रूप में पढ़ रहे हैं। जैसे एफी, एफी मतलब होता है लोहा, ठोस अवस्था में होता है। जब वो जल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? जल के। और ये जल भी किस अवस्था में रहता है? जल वाष्प के रूप में, इसलिए यहाँ पर जी से रिप्रेजेंट किया गया है, जी से प्रदर्शित किया गया। उसके बाद इससे बनता है फेरिक ऑक्साइड बनता है, जो सॉलिड अवस्था में होता है। लोहे पर जंग लगने के बाद भूरे रंग का पदार्थ बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, H2 है यहाँ पर। यह हाइड्रोजन हमें गैस के रूप में प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखेंगे हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे Fe यहाँ पर एक तत्व के रूप में, यहाँ पर Fe के कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। 3 परमाणु है तो इस रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए हम इनके परमाणुओं को बराबर बराबर करेंगे। इसके लिए आप चाहो तो कोष्टक वाली विधि डायरेक्ट अपना सकते हो, वरना मैं आपको एक टेबल वाली मेथड भी बता रहा हूँ आज। वो टेबल वाली मेथड समझने की कोशिश कीजिएगा आप। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं अपन तत्व लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तत्व लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं तत्व कौन कौन से, फिर यहाँ लिखेंगे अभिकारकों की संख्या। यहाँ लिखेंगे हम उत्पादों की संख्या, या उत्पाद परमाणुओं की संख्या मान सकते हो आप। तत्व सबसे पहला ले लो आप Fe। कौन सा तत्व लिया सबसे पहले आपने? Fe तत्व ले लिया। अब इस Fe तत्व में अभिकारकों की संख्या कितनी है? हम यहाँ पर देख रहे हैं Fe तत्व में अभिकारकों की संख्या कितनी है? एक है, ये एक है, इसलिए यहाँ Fe की जगह अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पर अभिकारकों की संख्या 1। उत्पादों में कितनी है Fe की संख्या? 3 है, तो यहाँ पर कितनी लिखेंगे? 3। ये Fe कितने दिखाई दे रहा है आपको? 3। ठीक, अब हाइड्रोजन लेते हैं अपन।
अभिकारकों में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने हैं? यहाँ पर भी 2 है। तो अभिकारकों के 2, उत्पाद के भी 2 आ गए। ऑक्सीजन देखते हैं अपन यहाँ पर। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? 1 अभिकारकों में ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारकों में कितने हैं? 4। ये ऑक्सीजन। अब आप मुझे बताइए, कहीं पर भी आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों की संख्या बराबर आ रही है क्या? अभिकारकों में और उत्पादों में। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड इनकी संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। तो इन संख्याओं को बराबर करने के लिए हमें इनमें गुणांकों को जोड़ना, गुणांक करना पड़ता है। इनके गुणांक करना पड़ेंगे हमें, और गुणांक करने के बाद रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कोई भी डिजिट सूत्र में आप नया नहीं जोड़ सकते हो, कोई भी सूत्र में आप नई चीज़ नहीं जोड़ सकते हो। उसके लिए आप सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको कोष्टक में बंद करेंगे इस टाइप से। समीकरण को पूरी कोष्टक में बंद कर लो, याद रखने के लिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, कोई सूत्र ना बिगड़े। ये हमने इसको कोष्टक में बंद कर लिया। अब इस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि देखो, इस रासायनिक समीकरण में यहाँ पर आयरन कितना दे रखा है? उत्पाद में 3 दे रखा है, तो हमें अभिकारक में भी कितना करना है? 3। सबसे पहले तो इस समीकरण को ऐसे कैसे लिख लेते हैं अपन, Fe के बाद देखते हैं Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। इसे माना कि आपने कोष्टक में बंद कर लिया, ये कोष्टक में बंद कर लिया आपने। अब सबसे पहले हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे अच्छा तरीका है, उस समीकरण का सबसे बड़ा सूत्र सबसे पहले देख लो आप। ये सबसे बड़ा सूत्र है Fe3O4। Fe3O4 में से हम देखेंगे कि Fe यहाँ पर कितने हैं? 3। तो अभिकारक में कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो यहाँ पर भी अभिकारक में भी 3 कर लेते हैं। तो इसके नीचे 3 नहीं लिख सकते हैं अपन, इसलिए आगे क्या लिखेंगे? यहाँ पर 3। ये 3 का गुणा कर दिया, तो Fe यहाँ पर कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। यहाँ पर भी 3 हो चुके हैं। अब इस बड़े सूत्र में ऑक्सीजन कितने दे रखे हैं? ऑक्सीजन 4 दे रखे हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितने करने हैं? हमें 4 करने हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 4 करने के लिए यहाँ 4 नहीं लिख सकते अपन, इसके लिए आगे क्या करेंगे? 4 लिखेंगे यहाँ पर। ये ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर 4 लिख दी। तो ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं? 4। अब हाइड्रोजन को देखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? देखो 4 ये है, उसका 2 में मल्टीप्लाई करें क्योंकि नीचे 2 लिखा हुआ है, तो 4 दूनी कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कितना करना है अपने को? 8। तो यहाँ 2 तो है ही है, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे मैं 4 लिखूंगा तो 4 दूनी कितने हो जाते हैं? 8। अब इस समीकरण को ठीक ऐसे कैसे लिख देते हैं अपन? जैसे 3Fe लिखा हुआ है, 3Fe प्लस 4H2O एरो बनाओ, Fe3O4 प्लस 4H2 इस गैस के रूप में बाहर निकलेंगे। क्लियर हो गया आपको? इस तरह से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को मिलाकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब इस समीकरण को संतुलित करना है। सबसे बड़ा सूत्र ये देखेंगे अपन, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2 दे रखे, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन को कितना करना है? 2। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पर भी 2, यहाँ क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी कितने हो गए? 2 हो गए। सिंपल। क्लियर हो गया आपको? अब मैं 3 समीकरण आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आपको एक प्रैक्टिस करनी है, और 5 बजे शाम को 5 बजे मैं इसका आंसर आपको बताऊँगा। आप अपने घर पे बैठकर इसको हल करना। जैसे सोडियम जल एरो NaOH प्लस H2, इनको आपको घर से करके लाना है। दूसरी है H2 प्लस N2
एरो NH3, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, जब आप पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगी। तीसरी है हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन एरो H2O प्लस SO2, ये तीनों समीकरण है, आपको होमवर्क में करनी है। और ये होमवर्क आपका शाम का 5 बजे तक का है। शाम को 5 बजे मैं वापस चेक करूँगा, आप मिलान करना, मैं सही आंसर बताऊँगा। ठीक है, बाय।